गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना ज्योग्राफी का 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा ज्योग्राफी का 7th चैप्टर है तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। तो बेटा इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम तीसरी, तृतीयक होता है तीसरी और चतुर्थ होता है चौथी प्रकार की जो क्रियाकलाप होती हैं, आज हम उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आपने बेटा पहले फर्स्ट और सेकंड जो क्रियाकलाप हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्रथम और द्वितीयक जो क्रियाकलाप होती हैं वो क्या होती हैं। तो आपको उसके बारे में समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट में बता रही हूँ। देखिए, प्रथम जो क्रियाकलाप होते हैं उसके अंदर फर्स्ट नंबर के जो प्राइमरी जिसे कहा जाता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे मछली पकड़ना, ये खान खोदना और इसके अलावा ये कृषि करना, ये सारे कार्य किसके अंदर आते हैं, आपके प्रथम क्रियाकलाप के अंदर आते हैं। यानी कि जो कच्चा माल होता है, मैं छोटा सा एग्जांपल देकर बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे कोई कच्चा माल है तो जो कच्चा माल है उसे, कच्चे माल को उसे तैयार करना, खेतों के अंदर उसे तैयार करना, वो सारा मछली पकड़ना, ये और ये जो सारे आखेट करना यानी कि शिकार करना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, प्रथम क्रियाकलाप के अंदर आती हैं। जो सेकंड नंबर की क्रियाकलाप होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमने कच्चा माल जो हमारे पास है उससे प्रोडक्शन करना, उससे मटेरियल तैयार करना। जैसे अब खेतों के अंदर क्या है, फसलें बोई गई हैं, जैसे गेहूं है, बाजरा है, चावल है। अब उन्हें वहाँ से निकाल कर उनसे प्रोडक्शन करना, उनसे चीज़ें बनाना। जैसे अब गेहूं है, गेहूं से रोटियां बनती हैं, बिस्किट्स बनते हैं, या और भी बहुत सारे मटेरियल्स बनते हैं। उन सारी चीज़ों को का प्रोडक्शन करना, उन चीज़ों को तैयार करना, उनके उत्पादन बनाना, वो सारे किस में आते हैं, सेकंड नंबर के क्रियाकलाप के अंदर आते हैं। अब थर्ड नंबर का क्रियाकलाप क्या होता है, देखो हमने जो कच्चा माल था हमें हमारे पास वो भी अवेलेबल हो गया है, कच्चे माल से हमने प्रोडक्शन भी कर लिया, मतलब हमने मटेरियल भी तैयार कर लिया है। अब अगर हम उस मटेरियल को घर में रख के उठा कर रख लेंगे तो क्या है, वो ख़राब हो जाएगा। अब उस मटेरियल को हमें क्या करना है, मार्केट के अंदर ले जाकर बेचना है, सेल करना है। तो जो थर्ड नंबर का क्रियाकलाप है उसके अंदर यही सब चीज़ें आती हैं कि जो हमारे पास तैयार प्रोडक्शन है, जो तैयार माल है, अब उसको हमें क्या करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है। अब उसे हमें मार्केट के अंदर ले जाकर उसकी सेल परचेज करनी है, उसका व्यापार करना है। वही सारी चीज़ें तृतीयक के अंदर आती हैं। और जो चतुर्थ क्रियाकलाप है उसके अंदर क्या आता है कि इससे रिलेटेड जो भी लेखा जोखा होता है, जो बैंकिंग का कार्य होता है, इकोनॉमी का, जो पैसे का लेन देन का जो कार्य होता है, वो फोर्थ नंबर का जो क्रियाकलाप है, चतुर्थ क्रियाकलाप है, उसके अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको मैंने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बताया है। अब आप अपनी बुक के अंदर देखिए, बुक के अकॉर्डिंग इसमें क्या बताया गया है। जैसे देखो बेटा, क्या होता है, अगर हम बीमार हो जाते हैं या हमारी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अपने घर पर बुलाते हैं, हम हॉस्पिटल में जाते हैं। या अगर हमें कोई कानूनी सलाह लेनी तो क्या है, हम वकील के पास जाते हैं। और अगर हम स्कूल के अंदर जाते हो आप लोग तो क्या है, वहाँ पर आपको टीचर्स पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये अलग अलग क्या होते हैं, प्रोफेशन होते हैं, अलग अलग व्यवसाय होते हैं। सब अपने अपने तरीके से अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अलग अलग प्रकार की जो सेवाएं जो दी जाती हैं लोगों के द्वारा, उनकी कुशलता के द्वारा। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है। तो इस प्रकार से सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपना कार्य को कर रहे हैं। तो वो थर्ड नंबर के क्रियाकलाप के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जो थर्ड नंबर के क्रियाकलाप है उसके अंदर उत्पादन और विनिमय दोनों ही शामिल होते हैं। यानी कि उत्पादन क्या है, जैसे जो डॉक्टर्स हैं जिन्हें जो पैसे मिलते हैं, जो उन्हें सैलरी मिलती है, जितनी मेहनत वो करते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें उनकी सैलरी दी जाती है, तो वो सारी किस्में उत्पादन के रूप में आती है। और विनिमय क्या होता है, इसके अंतर्गत जो व्यापार किया जा रहा है, जो संचार की सुविधाएं हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल की जाती हैं। जैसे अब इसमें अलग अलग बताया गया है कि जो जैसे धोबी है, नाई है, दुकानदार है, टीचर है, वकील है, सबका अपना अलग अलग कार्य होता है, अपना अलग अलग प्रोफेशन होता है। और हर इंसान क्या अपने अपने फील्ड के अंदर माहिर होता है, अपने फील्ड के अंदर वो अच्छा एक कुशल कारीगर होता है। तो इसके जो अलग अलग प्रकार के जो टाइप्स होते हैं वो देखिए कौन कौन से होते हैं। जो तृतीय क्रियाकलाप उसके प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से टाइप्स हैं। तो ये देखिए फ्लो चार्ट के द्वारा आप लोगों को बताया गया है। तो फ्लो चार्ट में देखिए बेटा, इसके अंदर सेवा सेक्टर के रूप में बताया गया है कि कौन से एरिया के अंदर कौन से कार्य किए जा रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए आपका तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ और पंचम, ये तीनों दिए गए हैं।
तो इसमें व्यापार और वाणिज्य आ रहा है। परिवहन, जैसे आपका जो तृतीय क्रियाकलाप है इसके अंदर क्या क्या आ रहा है आपका, या पूरा फ्लो चार्ट आपकी बुक में दिया गया है, आप इसको देखिए और इसको समझिए। जैसे फर्स्ट है व्यापार और वाणिज्य, तृतीय में परिवहन, संचार और सेवाएं, ये 4 टाइप्स इसके बताए गए हैं। तो जो व्यापार और वाणिज्य, इसमें जो व्यापार है वो 2 प्रकार का बताया गया है, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। अब जो थोक व्यापार है, फुटकर व्यापार है, इनको भी अलग अलग टाइप्स में सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, नगर में और ग्रामीण में। अब जो नगर और ग्रामीण है उसे भी अलग अलग 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें श्रृंखला है, डाक ऑर्डर है, सुलभ बाजार केंद्र है और लोक वितरण और योजना। और इसके अलावा जो डाक ऑर्डर है उसे भी दूरभाष में और इंटरनेट के अंदर डिवाइड किया गया है। इस प्रकार से हर कैटेगरी के क्या है, इसको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। और हर कोई इंसान क्या है, परफेक्ट नहीं होता है। हर इंसान अपने अपने फील्ड के अंदर ही माहिर होता है, अपने अपने क्षेत्र के अंदर ही माहिर होता है। और हम अगर ये सोचे कि हम सारा कार्य हम अकेले कर ले, वो पॉसिबल नहीं है। हमें हर इंसान को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हम किसी को हमें लेटर भेजना है, अगर हमें कोई लेटर से रिलेटेड कोई कार्य करना है, तो वो कार्य कौन कर पाएगा, वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस के अंदर जाकर ही हम उस कार्य को कर सकते हैं। वो कार्य आप लोग हॉस्पिटल में जाकर नहीं कर सकते। अगर आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई कार्य है तो वो आप सिर्फ हॉस्पिटल में ही कर सकते हो। स्कूल की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी स्कूल के अंदर ही कंप्लीट हो सकती है। इस प्रकार से इस चार्ट के द्वारा ये समझाया गया है कि जिसके जो कार्य हैं आप उसको उसी फील्ड के अंदर जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य में देखिए क्या होता है। जो व्यापार और वाणिज्य है उसको देखिए बेटा, जैसे ये बताया गया आपका व्यापार और वाणिज्य, तो इसके अंदर देखिए जो व्यापार और वाणिज्य है, ये देखिए इसके अंदर जो व्यापार है वो, इसके अंदर व्यापार और में क्या आता है, जो बिजनेस क्या होता है इसके अंदर बेटा, क्रय और विक्रय, यानी कि चीज़ों को खरीदना और बेचना। खरीदना और बेचना ही तो क्या होता है, व्यापार आता है। इसके अंदर व्यापार क्या होता है, इसके अंदर किसी चीज़ को खरीदना या किसी चीज़ को बेचना। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो क्या है, हम कहाँ पर जाते हैं, हम मार्केट के अंदर जाते हैं। मार्केट में जाकर हमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है हम वहाँ जाकर उस चीज़ को परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। और जो दुकानदार होता है वो उस चीज़ को बेचता है, क्योंकि उसका भी ये कार्य है और हमें भी उस चीज़ की ज़रूरत है। तो हम अपने हर इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम मार्केट जाते हैं, वहाँ से हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ले आते हैं। वही क्या कहलाता है, वही व्यापार और वाणिज्य कहलाता है। इसका मतलब क्रय और विक्रय, खरीदना और बेचना दोनों ही आता है। और ये सारा कार्य नगरों में या गाँव में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। देखिए ये है व्यापारिक केंद्र, जिन्हें व्यापारिक केंद्र क्या होता है, जहाँ पर ये खरीदने का और बेचने का कार्य किया जाता है, वो व्यापारिक केंद्र कहलाता है। और इसके अलावा जो व्यापारिक केंद्र है वो 2 लेवल पर किया जाता है। जो व्यापारिक केंद्र है वो 2 लेवल पर होते हैं। फर्स्ट क्या है बेटा, ग्रामीण, और सेकंड होता है नगरीय। तो देखिए ग्रामीण और नगरीय, इनके नाम से ही पता लग रहा है। जो ग्रामीण विपणन केंद्र हैं, जो ग्राम के अंदर, गाँव के अंदर जो व्यापार के केंद्र हैं, वो क्या होता है उसके अंदर, देखिए बेटा ये क्या होता है, ये छोटे लेवल का होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो गांव के लोग हैं, आसपास के कस्बे के लोग हैं, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो लिमिट में होती हैं। तो उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें इन व्यापारियों के पास, उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें, सारे मटेरियल उनके पास मिल जाते हैं। और वो इतना ही मटेरियल रखते हैं जितनी उनके पास जितनी उनको लगता है कि हमारी ये सारी चीज़ें आगे बिक जाएंगी, तो वो उतनी ही चीज़ें अपनी दुकान के अंदर रखते हैं। लेकिन इसके अपोजिट जो नगरीय बाजार केंद्र होते हैं उसके अंदर देखो क्या होता है, जो नगर है, नगर के नाम से ही पता लग रहा है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, तो शहर के अंदर ना केवल छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होती हैं, बल्कि जो वहाँ पे क्या मतलब एक ही बाजार के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आपको खाने पीने की चीज़ों से लेकर आपको कपड़े हैं, जूते हैं, और आपकी स्टडी मटेरियल है। इसके अलावा आपको अगर कोई कोचिंग वगैरह लेनी है तो वो भी आपको क्या है, वहाँ बड़े बड़े जो बाज़ार हैं उसके अंदर आपकी कोचिंग की सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा आपको कोई परामर्श लेनी है, किसी से, किसी डॉक्टर से मिलना है, किसी वकील से मिलना है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, आपको जो नगरीय बाजार केंद्र होते हैं उसके अंदर आपको वो ईजिली वहाँ पर जाकर आपको वो सारी चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी। तो ये था आपका नगरीय और
ग्रामीण जो बाजार केंद्र होते हैं, व्यापार केंद्र होते हैं, उसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो आपको, जैसा एक तो छोटी सी दुकान है बेटा और एक बहुत बड़ा मल्टीप्लेक्स जो मॉल होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक ही मॉल के अंदर एक ही छत के नीचे हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका नगरीय बाजार केंद्र कहलाता है। अब देखो बेटा आगे क्या आता है। अब जो व्यापार होता है उसे 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जो आपका ये बिजनेस है, व्यापार है। तो फर्स्ट वन इज फुटकर व्यापार। पहला क्या होता है, फुटकर व्यापार, और दूसरा होता है थोक व्यापार। तो देखिए इन दोनों के अंदर बेटा क्या डिफरेंस होता है। फुटकर व्यापार क्या होता है, जैसे हमारे घर के बाहर जो छोटी मोटी रेहड़ियाँ होती हैं, घर के बाहर जो रेहड़ियाँ चलती हैं, या जो फेरी वाले होते हैं, या जो पटरी के ऊपर अपना सामान लगा कर बैठते हैं, या जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहाँ से हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें खरीदते हैं। अगर हमें एक पेन की ज़रूरत है तो क्या है, हम दुकानदार के पास जाएंगे, उससे एक पेन खरीद लेंगे। अगर हमें एक कॉपी की ज़रूरत है, एक बुक की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या है, हम थोक व्यापारी के पास नहीं जाएंगे, उसके लिए हम फुटकर व्यापारी के पास जाएंगे, जहाँ से हमारी छोटी छोटी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। वो फुटकर व्यापारी होते हैं जो छोटी छोटी दुकानदार होते हैं, जो जिनके पास थोड़ा मटेरियल होता है जिससे हम 1 या 2 क्वांटिटी के अंदर लेकर आ सकते हैं, वो फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। इसके अलावा जो आपका थोक व्यापार होता है, थोक व्यापार में देखिए क्या होता है, लेकिन जो थोक व्यापार होता है वो क्या होता है, उसके अंदर देखिए बेटा, इसका जो गठन होता है, थोक व्यापार का जो गठन होता है, उसके अंदर बहुत सारे बिचौलिए, सौदागर और पूर्ति गृह होते हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। बिचौलिए देखिए क्या होता है, यानी कि जो देखो, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम कहाँ जाएंगे, हम किसके, फुटकर व्यापारी के पास जाएंगे। लेकिन जो फुटकर व्यापारी है वो भी तो अपना मटेरियल कहीं से खरीद कर लेकर आते हैं। तो जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो कहाँ से लाते हैं, वो थोक व्यापार से लेकर आते हैं। अब जो थोक व्यापारी होते हैं वो कहाँ से लाते हैं, वो डायरेक्ट फैक्ट्रियों से, डायरेक्ट कंपनियों से उनका कॉन्टैक्ट होता है। तो ये जो बिचौलिए हैं, सौदागर, वो वही होते हैं कि ये क्या है, डायरेक्ट कंपनियों में जाते हैं, डायरेक्ट कहाँ, फैक्ट्रियों में जाते हैं, वहाँ से इकट्ठा पूरा बल्क का बल्क उठाकर लेकर आते हैं, पूरे बोरे के बोरे, पूरे कट्टे के कट्टे, बड़े बड़े पैकेट्स, बड़े बड़े जो ये कार्टून्स होते हैं वो कंप्लीट इकट्ठा लेकर आते हैं। और इकट्ठे में क्या है, इन्हें मार्जिन भी मिलता है, इकट्ठे में इन्हें सस्ता मिलता है। जैसा मैं देखो एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे कोई चीज़ 5 रुपए की है, ठीक है। अब ये 5 रुपए के हिसाब से ये देखिए, जो थोक व्यापारी होते हैं, ये फैक्ट्री से उसे वो चीज़ 5 रुपए की पड़ती है, ठीक है बेटा। अब देखो हर कोई कमाने के, सबको क्या है, सब यही सोचते हैं कि हमें 1 रुपये 2 रुपये का फ़ायदा हो। अब जो ये थोक व्यापारी होते हैं, जो ये चीज़ 5 रुपये में ख़रीद कर लाए हैं, अब ये जो फुटकर व्यापारी होते हैं, अब उन्हें कोई ऐसा तो नहीं है 5 रुपये में लाए हैं तो 5 रुपये में ही दे देंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, 5 रुपये की चीज़ को अगर ये 7 रुपये में भी बेचते हैं तो इन्हें कितने का हुआ, एक चीज़ के ऊपर इन्हें 2 रुपये का मुनाफा होता है, बेनिफिट होता है। अब इन्होंने देखिए 5 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा, 7 रुपये में बेचा। अब जो फुटकर व्यापारी है वो क्या है, 7 रुपये की चीज़ लाया, वो उसे 10 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 3 रुपये का बेनिफिट किसे हुआ, 3 रुपये का बेनिफिट फुटकर व्यापारी को होता है। लेकिन जो अगर हम डायरेक्ट फैक्ट्री से जाकर, अगर हम ये सोचें कि उस चीज़ को हम फैक्ट्री से जाकर ले आएँ, तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर पूरे बल्क के बल्क, पूरे कार्टून के कार्टून निकलते हैं वहाँ पर, पूरे पैकेट के पैकेट। अगर हम ये सोचें कि एक पेन के लिए हम इतनी दूर फैक्ट्री में जाएंगे, वहाँ से हम 5 रुपये का, 10 रुपये का पेन हमें 5 में मिल जाएगा, तो इसमें कोई समझदारी वाली बात नहीं है। क्योंकि हम उस 10 रुपये के पेन के लिए कम से कम हम 20 रुपये खर्च करके वहाँ पर जाएंगे, तो वो हमें और भी महंगा मिलेगा, तो और हमारा टाइम वेस्ट होगा वो अलग। इसलिए हम क्या सोचते हैं, हम अपने टाइम को बचाने के लिए, इन सारी सिरदर्दी से बचने के लिए क्या है, हम डायरेक्ट दुकानदार के पास जाते हैं और दुकान से हमें जितनी चीज़ की ज़रूरत होती है हम उतनी चीज़ खरीद कर ले आते हैं। तो ये डिफरेंस होता है बेटा थोक व्यापारी के अंदर और फुटकर व्यापारी के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। थोक व्यापारी क्या होते हैं, जो बहुत बड़े लेवल के, मतलब जिसके पास पूरे इकट्ठे पैकेट के पैकेट होते हैं, वो ऐसे खुली चीज़ें नहीं बेचते हैं, वो पूरा पैकेट ही, कंप्लीट पैकेट ही देते हैं। और जो फुटकर व्यापारी होते हैं उससे आप क्या है, लूज सामान भी, खुला सामान भी लेकर आ सकते हो। अब इसके अंदर देखिए बेटा, इसके अंदर कुछ टर्म्स दी गई हैं आपकी, जैसे भंडारों पर और सामग्री पर। जो फुटकर व्यापार होते हैं वो क्या है, सबसे वृहत स्तर होता है, बहुत बड़े स्तर के ऊपर। तो उसके अंदर उपभोक्ता सहकारी, उन्हें उपभोक्ता सहकारी का नाम दिया गया था। और जो विभागीय भंडार होते हैं, विभागों से संबंधित जो भंडार, बड़े बड़े भंडार होते हैं,
वहाँ पर क्या है, वस्तुओं को खरीदा जाता है और भंडारों के अलग अलग भागों के अंदर उनकी बिक्री की जाती है, उन्हें बेच दिया जाता है। और नेक्स्ट है श्रृंखला भंडार। तो श्रृंखला भंडार के अंदर क्या है, अत्यधिक मित व्ययता, यानी कि बहुत अधिक खर्चा, मित व्ययता होता है जो फिजूल खर्ची होती है, से वहाँ पर क्या है, जो व्यापारिक होते हैं उस माल को खरीदते हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं। श्रृंखला भंडार क्या है, श्रृंखला, देखो इसके नाम से पता लग रहा है, यहाँ पर क्या है, पूरी एक श्रृंखला होती है, पूरी एक कड़ी होती है। और इस श्रृंखला मार्केट के अंदर, इस श्रृंखला के द्वारा क्या है, ये भंडारों की एक श्रृंखला होती है जिसके अंदर क्या है, पूरे बल्क के अंदर पूरा इकट्ठे पैकेट के पैकेट यहाँ से उठाए जाते हैं और इन्हें आगे जाकर जो थोक व्यापारी, जो फुटकर व्यापारी होते हैं, उन्हें बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो श्रृंखला होती है, जो कड़ी होती है, वो इस प्रकार से चलती रहती है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है बेटा परिवहन। देखिए परिवहन क्या होता है, परिवहन होता है परिवहन के साधन। जैसे परिवहन क्या होता है, आमतौर पर ट्रांसपोर्ट जिसे कहा जाता है, जिसमें इंसानों को या माल को एक जगह से दूसरी जगह पर लाया ले जाया जाता है, जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अब हम मानव क्या है, हम सभी क्या है, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अब हम ये सोचें कि घर बैठे बैठे हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, वो तो देखिए पॉसिबल नहीं है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। तो ये जो आना जाना होता है वही परिवहन कहलाता है। तो परिवहन की जो दूरी होती है उसे किलोमीटर में, और मार्ग की लंबाई को समय की दूरी में, या एक मतलब कितने समय के अंदर हमने उस यात्रा को पूरा किया है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, जो दूरी है उसे किलोमीटर में मापा जाता है। तो ये सब कुछ इसके अंदर, या लागत, दूरी या मार्ग पर यात्रा खर्च के रूप में, मतलब जिस जगह से हम जहाँ तक गए हैं वहाँ पर कितना खर्चा हुआ है हमारा, कितने पैसे लगे हैं, तो वो लागत दूरी पे कहलाती है। आगे है इसके चयन में लागत के संदर्भ में निर्णायक कारक होता है। तो मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली समकालीन रेखाएं खींची जाती हैं। आगे है बेटा जाल तंत्र पहुंच। देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है कि जैसे ही जो व्यापारिक परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती हैं, मतलब जब वो पूरे लेवल के ऊपर कंप्लीट हो जाता है, जब उनका लेवल, तो वो क्या है, वो सारे आपस में क्या जुड़ जाते हैं, जुड़ के क्या है, वो पूरा एक तंत्र, पूरा एक जाल बना लेते हैं। और ये जो जाल तंत्र होते हैं इसके अंदर अलग अलग प्रकार के योजक, अलग अलग प्रकार के कार्य इसके अंदर आकर मिलते हैं। और जब दो या दो से अधिक मार्ग आपस में मिल जाते हैं तो वो संधि स्थल कहलाते हैं। उनके अंदर एक तो उद्गम, यानी कि एक तो उनका उद्गम होता है निकलने का स्थान, मतलब जहाँ से वो तैयार हुए हैं। एक उनका गंतव्य होता है जाने का, पहुँचने का बिंदु, और एक रास्ता। ये तीन चीज़ें इसके अंदर, जो वे उन्होंने अपनाया, जो रास्ता उन्होंने अपनाया है, ये तीन चीज़ें इसमें मिलती हैं। और ये तीन चीज़ें मिलकर जब वो एक कस्बा बनता है तो उसे नोड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, उसे नोड कहा जाता है। और प्रत्येक सड़क को, जो प्रत्येक सड़क होती है, इसमें जो प्रत्येक सड़क को जो दो नोडों को आपस में जोड़ती है वो क्या कहलाती है, योजक कहलाती है। और एक जो विकास का जाल तंत्र होता है उसके अंदर बहुत सारे योजक होते हैं, यानी कि बहुत सारे योजक से मिलकर क्या है, एक नोड तैयार होता है। और नोड के अंदर क्या है, ये तीनों चीज़ें आती हैं, उद्गम बिंदु, गंतव्य बिंदु और जो मार्ग का जो रास्ता होता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका ये मार्ग तंत्र या इसका ये जाल तंत्र या पहुंच कहलाता है। ओके, अब आगे देखिए, आगे है परिवहन को प्रभावित करने वाले। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है परिवहन, जो हमने अभी पढ़ा था। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, जो परिवहन है उसको क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। कहने का अभिप्राय है बेटा, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, उतनी ही क्या है, जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे नगरों में, गाँव में, औद्योगिक केंद्रों में कच्चे माल की क्या है, जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ पर क्या है, उस चीज़ की डिमांड भी ज़्यादा होगी, वहाँ पर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। आगे है संचार। संचार देखिए क्या होता है, संचार को इंग्लिश में बोला जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है जैसे जब हम आपस में बोल कर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब मैं बोल रही हूँ और मेरी बातों को आप लोग सुन रहे हो, आप लोगों तक वो बातें पहुंच रही हैं, तो ये क्या है, शब्दों का जो आदान प्रदान हो रहा है, वही विचारों का जो आदान प्रदान होता है, वही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है।
तो जैसे अब जैसे वो पशु है, नाव है, सड़क है, रेल है, ये सारे क्या है, वायु है, ये सारे संचार के ही पुराने समय में क्या होता था, जो संचार के जो साधन, जैसे कबूतर के द्वारा क्या है, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भी भेजा जाता था। धीरे धीरे क्या है, पोस्ट कार्ड का समय आया, जब चिट्ठियों के द्वारा अपने संदेश पहुंचाए जाते थे। लेकिन आज हम क्या है, वैज्ञानिक युग के अंदर जी रहे हैं, और आज क्या है, हम व्हाट्सएप के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा हम विद इन सेकेंड, कुछ पल के अंदर ही, कुछ समय के अंदर ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने मैसेजेस को फॉरवर्ड कर सकते हैं, हम अपनी बातों को दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। पूरे विश्व के अंदर हम क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा दूर संचार। देखिए दूर संचार में मतलब दूर संचार क्या है, ये विद्युत से संबंधित है, जैसे जिसके अंदर जो बिजली से जो चलने वाली चीज़ें हैं। तो इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, पहले क्या होता था, कबूतर के द्वारा, चिट्ठियों के द्वारा, उसमें कई कई दिन लग जाते थे, कई कई हफ्ते लग जाते थे मैसेज पहुंचने में। लेकिन आजकल क्या है, विज्ञान ने इतनी ज़्यादा उन्नति कर ली है कि आजकल क्या, हम कुछ ही पल के अंदर, कुछ ही सेकंड के अंदर, कुछ ही मिनट के अंदर हम अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। तो ये सब कुछ किसके द्वारा संभव हो पाया, ये सब कुछ जो विज्ञान है, साइंस है, नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा ये सब कुछ संभव हो पाया है। पुराने समय में क्या था, रेडियो था, दूरदर्शन था, समाचार पत्र थे, इनके द्वारा क्या है, पूरे विश्व के अंदर ये सारी बातों को पहुंचाया जाता था, जिसे जन संचार कहा जाता था। देखो बेटा जन संचार क्या होता है, इसके अंदर एक वर्ड आया है जन संचार। तो देखिए ये जो जन संचार है, जन संचार माध्यम क्या होता है, ये जो जन संचार होता है, जन संचार के अंदर क्या बताया गया है कि जिसके अंदर एक अकेला बोलने वाला होता है, और वो जो उसकी बोलने वाले की जो बातें होती है वो क्या है, पूरा संसार सुनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो न्यूज़ होती है, टीवी के अंदर जो न्यूज़ आती है, उसके अंदर न्यूज़ बोलने वाला एक अकेला होता है, और उसकी बातों को, उसकी न्यूज़ को बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या के अंदर लोग एक ही समय के अंदर टीवी के ऊपर बैठकर देखते, तो वही जन संचार का माध्यम कहलाता है। मतलब जिसके अंदर एक ही बार के अंदर बहुत सारे लोगों तक जब सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं, तो वो जन संचार कहलाता है। इसी तरह से जो ये इंटरनेट है, इंटरनेट के द्वारा भी क्या है, ये सब कुछ संभव हो पाया है। इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट ने इस दुनिया को इतना छोटा कर दिया है, इतना छोटा सा बना दिया इसको, कि हम एक ही सेकंड के अंदर, एक सब मतलब बहुत ही कम समय के अंदर क्या है, हम बहुत सारे लोगों के पास अपनी सारी बातों को पहुंचा सकते हैं। अपनी सारी मतलब इसने पूरे विश्व के अंदर इतनी क्रांति ला दी है कि जिसके द्वारा हम अपनी सारी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और नेक्स्ट है बेटा, ये आपका था जनसंचार का जो रेडियो, दूरदर्शन, इसके द्वारा हम अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है सेवाएं। अब देखिए सेवाएं क्या होती हैं। जो सेवाएं होती है, सेवाओं के अंदर क्या दिया गया है कि जो सेवाएं हैं वो अलग अलग लेवल के ऊपर की जाती हैं। कुछ सेवाएं होती हैं जो बड़े बड़े उद्योगों के द्वारा, मतलब बड़े बड़े व्यापार के द्वारा की जाती हैं, और कुछ होती हैं निम्न स्तर की, यानी कि कुछ होती हैं छोटी प्रकार की जो सेवाएं होती हैं। जो निम्न स्तर की सेवाएं होती हैं उसके अंदर देखिए, जो ये निम्न स्तर की सेवाएं उसमें क्या क्या आता है, जैसे पंसारी की दुकान है, धोबी घाट है, और लेखाकार, परामर्शदाता, और उच्च सेवाओं के अंदर आते हैं, जैसे बड़े बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, ये, और जो बड़े बड़े वकील होते हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं, वो सारे उच्च स्तर की सेवाओं के अंदर आते हैं। तो उसके द्वारा क्या है, इनकी सारी बातों को आगे पहुंचाया जाता है। लेकिन अब आजकल क्या है, जो सेवाएं हैं वो भी नियमित हो गई हैं। मतलब महामार्गों, सेतुओं के निर्माण से, अग्निशामक विभागों के द्वारा क्या है, या शिक्षा की पूर्ति के द्वारा, ये सारी चीज़ें भी क्या है, सेवाओं के अंदर ही आती हैं, जिसके द्वारा, जिनका अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग कंपनियों के द्वारा उनका संचारण किया जाता है। इसमें परिवहन के साधन भी आते हैं, ऊर्जा के साधन भी आते हैं, दूर संचार के साधन भी आते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जो अलग अलग क्रियाओं के द्वारा, जिसे जैसे अब अगर हमें स्वास्थ्य की सेवाएं करवानी है, तो उसके लिए क्या, हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो क्या है, जो नए नए सर्च हो रही है, नई नई खोज हो रही है, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। अगर हमें कोई मनोरंजन करना है अपने, तो उसके लिए क्या है, हम टीवी के द्वारा,
लैपटॉप के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा हम अपने मनोरंजन के कार्य करते हैं। और अगर हमें भूख लगी है, अगर हमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाने हैं, तो उसके लिए क्या हम बड़े बड़े होटल्स के अंदर जाते हैं। तो इस प्रकार से हर चीज़ों के लिए क्या अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, और अलग अलग जगह जाकर ही हमारी वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती हैं। तो कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। हर प्रकार की जो सेवाएं होती हैं, सबका अपना रोल होता है, सबका अपना महत्व होता है। और हम किसी को भी हमें नीच, या मतलब किसी को भी हमें हीन भावना से नहीं देखना चाहिए कि भाई वो तो मोची है या धोबी है, उसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने घर के अंदर मेड लगाई हुई है, या जो 4th क्लास जो लेबर होती है, जो लेबर है, जैसा हमें नया मकान बनवाना है, तो उसके लिए क्या है, डॉक्टर्स को या इंजीनियर को नहीं बुला कर लाओगे, वो कार्य सिर्फ लेबर ही कर सकती है। लेबर के द्वारा ही, मजदूरों के द्वारा ही हम वो कार्य करवा सकते हैं। जैसे आप एक स्कूल के अंदर ही देख लीजिए, स्कूल के अंदर क्या है, हर प्रकार के 1st क्लास के, 2nd क्लास के, 3rd क्लास और 4th क्लास, तीनों क्लास के वहाँ पर वर्कर्स होते हैं। तो जो 1st क्लास होती है, 1st क्लास में कौन कौन आते हैं, जो चेयरमैन हैं, जो हेड हैं, जो वहाँ के जिनका स्कूल है, और जो ओनर है वो आते हैं। 2nd क्लास के अंदर कौन आते हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो 2nd क्लास में आते हैं। 3rd क्लास में कौन आते हैं, जो बच्चे हैं या जो टीचर्स, जो प्राइमरी जो टीचर्स हैं वो उसमें आते हैं। 4th क्लास में क्या कौन होते हैं, जो पियोन्स हैं, और ये जो मासी होती हैं, ये सारी किस में आती हैं, 4th क्लास में आती है। अगर हम ये सोचें कि जो 1st क्लास के द्वारा ही क्या सारा कार्य करवाया जाए, स्कूल को चलाया जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इतने बड़े लेवल के ऊपर किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हर इंसान की ज़रूरत होती है, सभी की ज़रूरत होती है, और सभी के द्वारा ही क्या है, उस कार्य को पूरा किया जा सकता है। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है, सबकी हेल्प के द्वारा ही हम उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, हम उस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेटा ये मैंने आज इसका आपको हाफ पार्ट करवा दिया है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो बेटा आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करोगे। मैंने अपने तरीके से बेटा आपको इजी लैंग्वेज में समझाया है, फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करोगे। इसको वीडियो को अच्छे से देखना है, आपको कंप्लीट देखना है, ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ सके। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई डाउट रहता है, तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।